नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम कंटेंट लेकर उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत, या यूं कहें कि प्रबंधन के लोकप्रिय सिद्धांत। आइए देखते हैं प्रबंधन सिद्धांत किसे कहते हैं। प्रबंधन सिद्धांत अनुशासित प्रबंधन रणनीतियों के आसपास की अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्पनाएं हैं, जिसमें फ्रेमवर्क और दिशा निर्देश जैसे उपकरण शामिल किए जाते हैं, जिन्हें आधुनिक संगठनों में लागू किया जा सकता है। आमतौर पर पेशेवर अकेले एक प्रबंधन सिद्धांत पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते, बल्कि इसके बजाय विभिन्न प्रबंधन सिद्धांतों से कई अवधारणाएं पेश करते हैं जो उनके कार्यबल और संस्थान की संस्कृति के लिए उपयुक्त होते हैं। लंबे समय से सिद्धांतकारों, विभिन्न कार्य प्रबंधकों द्वारा उपयुक्त रूप से शोध होते रहे हैं। कुछ सिद्धांत सदियों पहले विकसित किए गए थे, फिर भी वे संस्थान को चलाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा प्रदान नहीं करते। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो प्रबंधन को, संस्थान को, कार्य प्रक्रिया को, कार्य प्रणाली को आगे ले जा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, एक जो प्रमुख सिद्धांत है वो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, यानी ये लोकप्रिय सिद्धांत है। प्रबंधनों की शुरुआत, सिद्धांतों की, प्रबंधन संबंधी सिद्धांतों की शुरुआत अमेरिका के इंजीनियर फ्रेडरिक टेलर हैं। इन्होंने शुरुआत में ही प्रबंधन सिद्धांत दिया था। इन्होंने श्रम व परिणाम के बजाय वैज्ञानिक दर्शन, कार्य प्रदर्शन में उत्पादकता बढ़ाने हेतु कार्य को सरल बनाने पर बल दिया। टेलर महोदय ने कहा कि उचित दिन के कार्य हेतु उचित मजदूरी की धारणा विकसित की जाए, इसकी सिफारिश की और उसको सरल बनाया। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेडरिक टेलर, जो शुरुआती प्रबंधकारों में से थे, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का बीड़ा उठाया। वह और उनके सहयोगी वैज्ञानिक रूप में काम के प्रदर्शन का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। टेलर के दर्शन में इस तथ्य पर बल दिया गया कि लोगों को कड़ी मेहनत करने के बजाय के लिए मजबूर न किया जाए, बल्कि परिणामों को अनुकूलित करने का जो है अच्छा तरीका निकाला जाए। इसके बजाय टेलर महोदय ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कार्य को सरल बनाने के लिए कोशिश की। यह रणनीति थोड़ी अलग थी। पहले कारोबार कैसे किया जाता था? प्रारंभ में एक कारखाने के कार्यकारी को न्यूनतम अधिक यदि कोई हो अपने कर्मचारियों के साथ संपर्क रखता था। कार्यस्थल के नियमों का मानकीकृत करने का कोई तरीका नहीं था और कर्मचारियों का एकमात्र प्रेरणा नौकरी की सुरक्षा या उनका वेतन, काम के बदले उनका जो उपहार था, पारिश्रमिक था, वही माना गया। टेलर महोदय ने कहा कि पैसा कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन था। यही वजह है कि उन्होंने उचित मजदूरी निर्धारित करने की अवधारणा विकसित की, यानी उचित दिन के कार्य के लिए उचित दिन की मजदूरी, ये अवधारणा विकसित की। तब से दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रबंधन का अभ्यास हुआ और इसको महत्वपूर्ण माना गया। इसीलिए इसे वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की संज्ञा दी गई। दूसरा सिद्धांत हमारा है
प्रणाली प्रबंधन सिद्धांत। प्रणाली प्रबंधन सिद्धांत अर्थात सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी। प्रणाली प्रबंधन सिद्धांत को योजना के रूप में प्रबंधन के कार्य के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान किया। वैज्ञानिक प्रबंधन के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय के मानव शरीर की तरह कई घटक होते हैं। यानी इस सिद्धांत का मानना है कि इसके अनुसार व्यवसाय में मानव शरीर की तरह कई घटक होते हैं। यानी कि व्यवसाय में मानव शरीर की तरह कई घटक होते हैं जो तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं और सकारात्मक और आशावादी रूप से कार्य को क्रियान्वित कर सकें, यह उनका ध्येय होता है। इनका मानना है कि संगठन की सफलता उसके प्रमुख तत्वों पर निर्भर होती है, जैसे समन्वय, विभिन्न उप प्रणालियों के मध्य संबंध तथा अन्योन्याश्रय। यानी इन्होंने कहा कि जैसे मानव शरीर में कई घटक होते हैं, वैसे व्यवसाय में भी कई घटक होते हैं और इनका यदि संतुलन, सामंजस्य न हो तो फिर प्रणाली आगे विकास नहीं कर सकती। सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि एक संगठन के लिए तीन तत्व एक संगठन के विकास के लिए निर्भर करते हैं। पहला तालमेल, दूसरा अन्योन्याश्रय, तीसरा उप प्रणालियों के बीच अंतर संबंध। यानी कहने का अर्थ है कि जो ये तीनों तत्व हैं एक दूसरे से समन्वय स्थापित करें, तालमेल बिठाएं, और दूसरा है भिन्न उप प्रणालियों के मध्य संबंध। यदि कई प्रणालियां हैं, उप प्रणालियां हैं, तो उनके मध्य एक संबंध हो, उचित संबंध हो। और अन्योन्याश्रय अर्थात एक दूसरे कार्य में सहयोगी भी हों और एकल कार्य करने में भी सक्षम हों। अन्योन्याश्रय मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना अथवा न होना, दोनों गुण होना, ये है। यदि इसमें और थोड़ा सा देखें तो कर्मचारी एक संस्थान के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से होते हैं। व्यवसाय कार्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण अन्य तत्व विभाग, कार्य समूह और व्यावसायिक इकाइयां हैं। व्यवहार में प्रबंधकों को अपने संस्थान में पैटर्न और घटनाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि सर्वोत्तम प्रबंधन दृष्टिकोण निर्धारित किया जा सके। इस तरह वे विभिन्न कार्यक्रमों पर सहयोग करने में सक्षम होते हैं ताकि वे अलग अलग इकाइयों के बजाय सामूहिक रूप से कार्य कर सकें और संगठन को आगे बढ़ाने में सक्षम हों। ये बात कही गई है। आकस्मिकता का सिद्धांत, यानी आकस्मिकता प्रबंधन सिद्धांत, कंटेंजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी। ये इसके जो सिद्धांतकार हैं वो हैं फ्रेड फिडलर महोदय का मानना है कि इस प्रबंधन में प्रभावी नेतृत्व गुणों को आधार माना गया है। यानी इस प्रबंधन के सिद्धांतकार जो फ्रेड फिडलर हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रबंधन में नेतृत्व गुण को महत्व दिया जाना चाहिए। फिडलर महोदय का कहना है कि प्रबंधन में परिवेश के अनुकूल एक लोचशील नेतृत्व का होना चाहिए। यानी लोचशील नेतृत्व माने एक कर्मचारियों के साथ भी और प्रबंधकों के साथ भी, यानी उचित तालमेल की बात इसमें भी है। इस सिद्धांत के 3 चरण हैं महत्वपूर्ण। पहला संगठन का आकार, दूसरा नियोजित की जाने वाली तकनीकी, किस तकनीक के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, और तीसरा है नेतृत्व की शैली। इसमें माना गया है कि
या देखा जाता है कि एक नेतृत्वकर्ता ने कितनी प्रभावी रूप से नेतृत्व किया। यदि नेतृत्व अच्छा है तो कार्य भी अच्छा होता है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और कार्य की निष्पत्ति उचित गति से होती है। फिडलर के सिद्धांत के अनुसार हर तरह की स्थिति के लिए नेतृत्व के लक्षणों का एक समूह काम करता है। इसका तात्पर्य है कि बदलते परिवेश में अनुकूल एक नेतृत्व को क्या लोचशील होना चाहिए। आकस्मिक प्रबंधन सिद्धांत के पीछे मुख्य अवधारणा यह है कि कोई भी प्रबंधक दृष्टिकोण प्रत्येक संगठन से के अनुरूप नहीं है। कई बाहरी और आंतरिक कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। आकस्मिक सिद्धांत 3 चरों की पहचान करता है। पहला, संगठन का आकार, दूसरा, नियोजित की जाने वाली तकनीक और तीसरा, नेतृत्व की शैली। यानी 3 जो महत्वपूर्ण चरण हैं, ये हमारे सिद्धांत को, हमारे कार्य को, हमारे व्यवसाय को, हमारे संगठन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकप्रिय सिद्धांतों में से है अधिनायक सिद्धांत X, अधिनायक सिद्धांत सहगामी सिद्धांत Y। यानी 2 सिद्धांत हैं, दोनों को अलग अलग भी पढ़ा जा सकता है, एक साथ भी पढ़ा जा सकता है, और इसके विकास का श्रेय डगलस मैकग्रेगर को जाता है। इन्होंने सिद्धांत X में माना है कि प्रोत्साहन के अभाव में कर्मचारी अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इस प्रबंधन में प्रबंधक द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यशैली महत्वपूर्ण होती है। वह कर्मचारियों को या अपने टीम को प्रभावित या प्रेरित कर सकती है। यानी इन्होंने कहा कि एक संगठन में जहां टीम के सदस्य अपने काम के लिए बहुत कम जुनून दिखाते हैं, प्रबंधक को प्रबंधन की आधिकारिक शैली या अधिनायक शैली को नियुक्त करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन कर्मचारी सीखने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं और वह जो करते हैं उसके बारे में उत्साहित रहते हैं, तो उसके नेता को भागीदारी प्रबंधन का उपयोग करने की संभावना रहती है। प्रबंधन इकाई अपनाई जाने वाली शैली प्रबंधन को प्रभावित करेगी। वह अपने टीम के सदस्यों को कितनी अच्छी तरह से प्रेरित करती है। यह जो निराशावादी दृष्टिकोण के आधार पर चलती है, आगे बढ़ती है। यानी कि अधिनायकत्व है, इसलिए यह संस्थान के जो कर्मचारी हैं ये निराशावादी होते हैं, और जब निराशावादी होते हैं तब उनमें जो लीडर होता है वो अधिनायक बन जाता है और इसके तहत वह प्रेरित या प्रभावित करता है और कार्य को आगे ले जाने की, यूनिट को, इकाई को, प्रबंधन को, संगठन को आगे ले जाने की चेष्टा वह स्वयं करता है। सिद्धांत Y यानी सहभागी सिद्धांत। सहभागी सिद्धांत यानी थ्योरी Y। इसके विकास का श्रेय भी डगलस मैकग्रेगर को है। ये दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं और विपरीत अवधारणाएं हैं। यहाँ जहाँ सिद्धांत X कर्मचारियों को निराशावादी अर्थों में लेता है, वहीं सिद्धांत Y कर्मचारियों को आशावादी आधार प्रदान करता है। सिद्धांत X और सिद्धांत Y ये दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। यानी थ्योरी X कर्मचारियों को निराशावादी दृष्टिकोण को इस अर्थ में रखती है कि वह प्रोत्साहन के अभाव में काम नहीं कर सकते। दूसरी ओर थ्योरी Y कर्मचारियों को एक आशावादी राय देती है। बाद में के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि कर्मचारियों और प्रबंधन एक सहयोगी और विश्वास पर आधारित संबंध है। फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां थ्योरी X को लागू किया जा सकता है, जैसे बड़े निगम नियमित कार्य के लिए जहां पर हम अधिनायकत्व स्वीकार करते हैं।
ये प्रबंधन के इस रूप को अपनाते हैं। संक्षेप में यदि हम देखें तो प्रबंधन सिद्धांत का अध्ययन हम उत्पादकता में वृद्धि के लिए करते हैं, सरलीकरण यानी सरलता से निर्णय लेने के लिए करते हैं, स्टाफ की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं और प्रभावी परिवर्तन प्रबंधन के लिए जो उठाए गए कदम को निर्धारित करने के लिए करते हैं। संस्थान की संस्कृति को समझना इसका उद्देश्य है। संवाद एवं वार्तालाप को महत्वपूर्ण रणनीति तय करने के लिए आवश्यक है। परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिक वृद्धिशीलता की आवश्यकता के आधार पर ये इसका अध्ययन करते हैं या महत्व देते हैं। संस्थान के लक्ष्यों को पारदर्शी बनाना और लगातार प्रतिक्रिया प्रदान करना प्रशिक्षण और कैरियर के विकास के लिए आवश्यक है। समस्या क्षेत्रों का निवारण करना है आदि इसके क्रम में आता है। यानी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं प्रबंधन सिद्धांतों का या उसके अध्ययन का ये सब है। कौन कौन से? जैसे सरलीकरण करना, कार्य प्रणाली को उच्च करना, स्टाफ की भागीदारी तय करना, प्रभावी परिवर्तन में कदम के लिए कदम उठाना, उत्पादन में वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण है, संस्कृति संस्थान की को समझना हो, संस्कृति को उसके समझना हो, वार्तालाप आदि करना हो, संस्थान के विकास के संबंध में परिवर्तन लाना हो, संस्थान में कुछ नवाचारिक व्यवस्था जारी करनी हो तो, संस्थान के लक्ष्यों को पारदर्शी बनाना हो तो, प्रशिक्षण और कैरियर विकास के लिए और समस्या क्षेत्रों के निवारण से संबंधित उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। एक बार हम सिद्धांत को फिर देखते हैं तो जो प्रबंधन के लोकप्रिय सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। इसके जो सिद्धांतकार हैं वो महोदय हैं अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेडरिक फ्रेबल। इन्होंने कहा कि लोग कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे संस्थान या व्यवसाय या उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये उचित तरीका नहीं है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि तकनीकी में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य को सरल बनाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि पैसा कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन था पहले। यही वजह है कि उन्होंने उचित दिन के लिए उचित कार्य के लिए उचित मजदूरी की अवधारणा विकसित की। दूसरा सिद्धांत है जो लोकप्रिय है वो प्रणाली प्रबंधन सिद्धांत। यानी इन्होंने कहा कि व्यवसाय के जो मानव शरीर व्यवसाय जो है वो मानव शरीर की तरह उसमें कई घटक होते हैं और उनमें सामंजस्य तालमेल आदि रखना आवश्यक हो। जहाँ जरूरी हो एक दूसरे का संग हो, जहाँ न जरूरी हो वहाँ वो फ्री रहें। इसी को अन्योन्याश्रय कहा गया। और विभिन्न प्रणालियों के बीच में अंतर संबंध हो, ये बात इन्होंने बताई। आकस्मिकता का सिद्धांत, इसके जो प्रबंधन सिद्धांतकार हैं वो फ्रेड फ्रिडलर हैं और इन्होंने कहा कि हर तरह की स्थिति के लिए नेतृत्व के लक्षणों का एक समूह काम करता है और जब ये बदलते परिवेश में अनुकूल लोचशील निर्णय लेने में सक्षम होता है तो संगठन आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है। व्यवसाय, उद्यम आदि विकास करता चला जाता है। इन्होंने कहा कि 3 मुख्य तत्व हैं संगठन को जो प्रभावित करते हैं। एक संगठन का आकार है, दूसरा नियोजित की जाने वाली तकनीकी है और तीसरा नेतृत्व की शैली है। अगला जो इन्होंने बताया विद्वान मैकग्रेगर डगलस, इन्होंने कहा कि अधिनायक सिद्धांत X और सहभागी सिद्धांत Y जो हैं ये दोनों विपरीत हैं। एक में आशावाद है यानी X में आशावाद है निराशावाद है तो Y में आशावाद है।
धन्यवाद।